इसमें एक नई पद्धति है जिसमें कि हम टैंक बनाते हैं, जिसको बच्चे उत्पादन की चीनी पद्धति भी कहते हैं। चीनी में ये हैचरी के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में ऑक्सीजन वाला पानी रहता है, टंकी में ऑक्सीजन वाला पानी रहता है। दूसरे भाग में हैचिंग कराते हैं और तीसरे भाग में स्पान टैंक आता है। एक में तो ऑक्सीजन वाला पानी रहता है जिसमें अंडे रहते हैं, और उसमें दूसरे में हैचिंग कराते हैं, अंडे उसमें आते हैं, और तीसरे भाग में अंडे उसमें दूसरे भाग में अंडे रह जाते हैं, और उसमें से जो जीरा निकलते हैं, जो मछली के बच्चे निकलते हैं, वो तीसरे भाग में आ जाते हैं। तो जो हैचिंग होता है, हैचिंग वाले में ऑक्सीजन का पानी आता रहता है, और इसमें 3-4 मीटर तक का डायमीटर का 3-4 मीटर डायमीटर का टैंक होता है, और इसकी गहराई भी हम 1 मीटर के करीब रखते हैं। इसमें 9-10 घन सेंटीमीटर पानी आ जाता है, भरा जाता है, और इसमें 70,000 अंडे 1 घन मीटर में रखे जाते हैं। घन मीटर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, या इसका व्यास है तो इसका जैसे हम उसका निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या सिलेंडर का, उससे निकाल करके उसमें हम 9-10 घन मीटर पानी उसमें रहता है। 1 घन मीटर पानी में 70,000 अंडे रखे जाते हैं। अंडों की हैचिंग के लिए पानी का लगातार बहाव जरूरी है। अगर पानी के बहाव नहीं होता तो हैचिंग होने में दिक्कत होती है। इस तरह से गोलाकार टैंकर के भीतर की दीवारों तथा तली में नलियां इस तरह से टोंटियां लगाती हैं, तिरछे लगाते हैं टोटी, ताकि वो टोंटियों से पानी निकले तो वो बहता रहे। तिरछा रहेगा तो बहता रहेगा, पानी बहता रहता है, और उसमें फव्वारे की तरह से ऊपर से भी गिरता रहता है, जिससे उसका तापक्रम भी मेंटेन रहता है। बरसात की तरह से भी होती रहती है, उसमें ये सिचुएशन अच्छी परिस्थिति होती है, जिससे कि अंडे से बच्चे जल्दी निकल आते हैं। इस हैचिंग टैंक के 2 भाग होते हैं। एक भाग में अंडे के छिलके रखे जाते हैं, अंडे रखे जाते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें कि छन करके पानी बाहर निकलता है। इस टैंक के अंदर के भाग को बाहरी भाग से अलग करने के लिए बीच में एक नायलॉन का कपड़ा लगा देते हैं। नायलॉन जब अंडों से सभी बच्चे निकल आते हैं, बाहर निकल तो नायलॉन के कपड़े को हटा दिया जाता है। सभी बच्चों को टैंक में अंदर हापा लगा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। और एक है ICFCD 81 विधि। ये विधि भी बहुत ही प्रचलित है। इस नई विधि में अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त फव्वारा तथा ऑक्सीजनीकरण का भी प्रबंध होता है। इसमें हैचिंग वाले टैंक में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है, ऐसा सिचुएशन बनाया रहता है। इस नई विधि में तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था होती है। इस पानी के जरिए से तापमान को नियंत्रित करते हैं। इससे हैचरी वाले टैंक को एक समझिए कि वो परिस्थिति के अनुसार जैसा उसको चाहिए उस तरह से AC कमरा समझिए मिल जाता है। इस प्रकार अंडों से लगभग 90% बच्चे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ये विधि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही आसान है। एक और नए प्रकार की हैचिंग यूनिट मत्स्य अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंतनगर में बनाई गई है, जिसमें सर्कुलेटरी हैचरी का भी है। इसको उपयोग में लाकर एक बार में लगभग 1 से 1.5 लाख अंडों से हम 95% बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हैचरी से में पानी के बहाव को कम तथा अधिक करने और पानी की मात्रा को नियंत्रित करने की व्यवस्था रहती है। अब ये तो आपका हो गया कि कैसे हम अंडे से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कई विधि हैं, इसमें से आपको जो आसानी हो, अगर कम बच्चे प्राप्त करना है तो हापा से कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे करना है तो ये नई विधि जो है इसके द्वारा पंतनगर द्वारा टैंक बना करके, सीमेंटेड टैंक बना करके उसमें हम हैचिंग और कर सकते हैं। अब हमें चाहिए, अब हमारा जीरा प्राप्त हो गया। हमें जीरे से अंगुलिकाएं कैसे तैयार करते हैं,
इसके लिए पांड तालाब का मैंने बताया कि हम नर्सरी तालाब अगले वीडियो में बताएंगे। अंडे से अधिक संख्या में बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अंडों से जीरा भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जीरा से अंगुलिकाएं प्राप्त करना कठिन होता है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि अंडे से जो स्पान निकलता है उसको हम जीरा कहते हैं। अब उस जीरा को नर्सरी पांड में डालते हैं तो उससे जो अंगुलिकाएं फिंगरलिंग्स होती हैं, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसको एक ही ब्रीड के जैसे एक ही स्पीसीज के रोहू का बच्चा अलग रखते हैं, भाकुर का अलग रखते हैं और नैनी का अलग रखते हैं। इस तरह से अलग अलग पांड में अलग अलग रखते हैं, जिससे कि हमें बच्चों के मिक्स होने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। नर्सरी तालाब करीब आपका 0.02 हेक्टेयर 0.02 हेक्टेयर आकार के अधिक उपयुक्त पाए गए हैं, क्योंकि उनकी देखरेख आसानी से होती है। बच्चे भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। जीरा संचय करने में कुछ दिनों बाद तालाब में भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। 3 दिन तक हम भोजन नहीं देते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें भोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें उन्हें कृत्रिम भोजन देना जरूरी होता है। किसी भी नर्सरी की तैयारी के लिए 10 तालाब जो बनाते हैं हम, तालाब में 15-20 दिन तक का समय लग जाता है। फिर संचय के पश्चात बच्चे निकालने तक 1 माह से अधिक समय लग जाता है। अधिक उत्पादन लेने के लिए ये नए किस्म की विधि बनाई गई है, जिसमें कि जीरा संचय करने के पश्चात अलग से धान की पालिश और खली का पाउडर बना करके रोजाना दिन में 1-2 बार पानी की सतह पर छिड़क देते हैं। धान की पालिश, खली, पाउडर बना करके पानी के ऊपर छिड़क देते हैं। इस भोजन को बच्चों के आकार के हिसाब से और बढ़ाते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको कम देते हैं, बड़ा हो गया तो उसको ज़्यादा देते हैं। 1 से 7 दिन तक है तो उसे पूरे वजन का 4-5 गुना देते हैं। जितना बच्चा उसमें है 4-5 गुना उसे हम दाना देंगे। और 8 से 15 दिन का हो गया है तो इसका जब देखते रहते हैं, उसमें चला करके हम जाल से देखते भी जाते हैं वजन कि हमारा इतना बच्चा हो गया होगा, तो उसके वजन का 8 गुना देते हैं। और 16वें दिन से इसे अगर बच्चों को निकालना हो तो कोई खाना नहीं देते। 16वें दिन अगर बच्चे को निकालना हो तो कोई खाना नहीं देते, तथा जाल चलाकर बच्चों को एक ही जगह रहने की आदत डालते रहते हैं ताकि पकड़ने में आसानी होती है। तो कुछ लोग तो जीरा ही बेच देते हैं और कुछ लोग जीरा से अंगुलिकाएं बेच देते हैं, और कुछ किसान ऐसे भी होते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जीरा ले आकर के अपने यहाँ हम उसको अंगुलिकाएं बना करके अंगुलिकाओं को बेचें। तो इस तरह से हम जिस तरह से हम करना चाहें उसमें हमें उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमसे आप फिर से डिटेल में पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए से। अब इस तरह से तो आपका अंडे से बच्चा हो गया। जीरा से अंगुलिकाएं भी आपकी 15-20 दिन में बड़ी हो जाती हैं और आप उसको निकाल करके बेच सकते हैं। अब इनका हम परिवहन कैसे करते हैं, इनको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये तो ऐसा ड्राई मैटर है नहीं, डेड बॉडी है नहीं कि इसको किसी भी तरह से बोरे में पैक करके लिया जा सकता है। लिविंग आइटम है, इसको ले जाने में बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो रास्ते में ही आसानी से ये मर सकते हैं। एक तो इसको हम कुछ बच्चे तो नदियों से प्राप्त कर सकते हैं, रोहू, नैन और इसके भाकुर के बच्चे नदियों से भी प्राप्त किया जा सकते हैं। और कुछ नई प्रजातियां हम तालाबों से या कृत्रिम हैचरी सेंटर से लेते हैं, लेकिन तालाब से जो लेंगे तो उसमें मिश्रण होगा, उसको पता नहीं लगेगा कि कौन सा रोहू है, कौन सा भाकुर है, कौन सा नैनी है। लेकिन जब हम हैचरी से लेते हैं तो उसमें हमारा ये होता है, आसानी पता चल जाता है कि हमारा ये रोहू है, ये भाकुर है, नैनी है।
जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो एक तो वैसे ही डिब्बे में रख लेते हैं, खुली विधि जिसको हम कहते हैं, कि इसमें पानी भरे बर्तन में बच्चे को डाल देते हैं। बर्तन का पानी उसी जगह से लेते हैं जहाँ की मछली पाली गई है, वो ताकि उसी पानी के उसी परिस्थिति में उसी पानी के में एडजस्ट रहता है और उसमें आसानी से पलते रहते हैं। लेकिन इस विधि में मत्स्य के बीज को कम मात्रा में कम दूरी पर ले जा सकता, नहीं तो पानी उसमें से छलकेगा और बच्चे भी गिर जाएंगे, पानी भी गिर जाएगा। और दूसरा होता है बंद करके ले जाना। इसमें एक आसानी के लिए ये बहुत ही आसान है और दूर तक की ले जा सकता है। इसे ट्रेन से भी हम ले जा सकते हैं और हवाई जहाज़ से भी बच्चे भेजते रहते हैं। इसमें इसमें ध्यान देने की बात है कि जिस बर्तन में हम रखें उसमें ऑक्सीजन की कमी न होने पावे। तो इसके लिए हापा जहाँ पर हम बांधा जाए वहाँ पानी ठंडा होना चाहिए। यदि सभी मत्स्य बीज ऊपर आकर इकट्ठा होकर हवा लेने लगें तो पानी में छींटे मारने चाहिए। हापा में जहाँ हम बच्चे रखे हैं तो कैसे हम समझेंगे कि ऑक्सीजन इसमें कम हो गई? जब बच्चे ऊपर आने लगें तो समझे ऑक्सीजन की कमी है और उसमें हाथ से छींटा मारना चाहिए। छींटा मारने से ऑक्सीजन उसमें पानी हिलेगा और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आएगी। या फव्वारे से उसमें पानी डालना चाहिए या उसी पानी को उसमें तालाब में उसे पंप सेट से या किसी और छोटे मशीन से टुल्लू से उसी में रोटेट करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी पूर्ति हो जाती है। 16 से 18 लीटर क्षमता वाले टीन को लेते हैं। इसमें जो बंद करने वाला होता है, जो टीन होता है जिसमें 16 लीटर या 18 लीटर जो तेल का है या और चीज़ का है, वो टीन लेते हैं और इसका ऊपर का भाग काट देते हैं, उसमें ढक्कन लगा देते हैं। अब इसमें चारों तरफ रद्दी कागज की परत भी लगा देते हैं जिससे इसका तापक्रम अंदर का बना रहे। प्लास्टिक जल्दी गर्म नहीं होता है और खरोच भी नहीं आता है। और प्लास्टिक का एक थैला इसमें लेते हैं जिसमें करीब 70-80 सेंटीमीटर चौड़ा लंबा हो, 70-80 सेंटीमीटर लंबा हो और 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा हो। अब इसकी मोटाई करीब 250 से 300 गेज होती है। टीन के अंदर इसको रख देते हैं। प्लास्टिक थैले में साफ पानी करीब 4-5 लीटर अथवा या 1/3, जितना बड़ा थैला है उसका 1/3 1/3 भाग पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद थैले के अंदर मछली के बच्चे नाप कर डाल देते हैं या गिन करके या नाप करके डाल देते हैं और इसके बाद थैले के अंदर की हवा निकाल कर उसमें ऑक्सीजन गैस को पाइप द्वारा ऊपर को भर देते हैं और मुंह को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें से निकल नहीं पाए। इतना ऑक्सीजन उसमें भरते हैं दूरी के हिसाब से, जितना दूर हमें ले जाना है उसी हिसाब की उतने दूर तक बच्चे चले जाएं और ऑक्सीजन की कमी न हो, जिससे ऑक्सीजन बांध देते हैं जिससे ऑक्सीजन बाहर न निकले। इस प्रकार मछली के बीज को एक जगह से दूसरी जगह रेल से या तेज वाहन से या जीप बस से बिना आदमी के भी भेजा जा सकता है। जहां हमें भेजना है जब बच्चे पहुंच जाए वहां जिस तालाब में हमें डालना है उसमें उस थैली को निकाल करके उस तालाब के पानी में पहले वैसे ही डाल देते हैं। बच्चे नहीं खोलते, फिर उसके मुंह को खोल देते हैं, तालाब थैली को पानी में डुबा देते हैं जिससे तालाब का पानी उसमें आ जाता है और पानी में वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं और उस परिस्थिति को सहन करने वाले हो जाते हैं। इस तरह से हम उस तालाब में बच्चे को पालते हैं और उसमें
जब तक कि हमको निकालना नहीं होता तब तक कि हम उसमें पाले रहते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखा हम लोगों ने कि कैसे हम मछली से अंडे प्राप्त कर सकते हैं, अंडे से फिर कैसे हम जीरा बनाते हैं, जीरा से हम कैसे फिर उसको फिंगरलिंग्स या अंगुलिकाएँ बनाते हैं, अंगुलिकाओं को कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं। अब हम हमारे इस वीडियो पर बने रहे आप लोग, और आगे हम बताएंगे आप लोगों को तालाब कैसे बनाते हैं, तालाब में हम तालाब का कैसे प्रबंधन करते हैं और उसमें कैसे मछली डालते हैं, कितने प्रकार का तालाब होता है, मछलियों को क्या खाना चाहिए और क्या उसमें रोग लगता है। अब हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें, और इसमें जो आपको और जानकारी चाहिए इसमें हमें कमेंट में लिख करके देते रहें, ताकि मैं आपको इसकी नई जानकारी, नई तकनीकी आपको मैं बताता रहूं। धन्यवाद।